नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। ये परसों ये सुना गया था कि जो केजरीवाल महोदय हैं, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यानी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली माने केजरीवाल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। तो इनके विषय में ये सुना गया था कि ये कह रहे हैं कि भाई हम दिन रात सोचते रहते हैं कि अपने देश को अमेरिका से भी आगे कैसे ले जाएं। अब ये इस तरह का जो इनका वक्तव्य है, जरा गौर से सुनिए कि अगर अमेरिका से ले जाएं और इनकी करतूत को भी तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन देख रहे हैं ना। जो शख्स जब राजनीति में आने के पहले वो सोनिया गांधी जो कि जिसके की नाम पर आज भी काला धन जो है वो करीब 120 लाख करोड़ या 100 लाख करोड़ के आसपास होगा वो। और यदि इन दोनों का सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम पर जो काला धन है विदेशी बैंकों में वो जोड़ दिया जाए तो करीब 200 लाख करोड़ के आसपास पहुंचता है। तो वो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। तो यूपीए सरकार के दौरान जो है वो बार बार लोग कहते थे कि भाई ये इलाज कराने के लिए जाती है अमेरिका, लेकिन वस्तुतः लोग शायद जो जानने वाले तो जानते ही होंगे, वो अपने काला धन को इधर उधर जो कि काला धन पर बहुत चर्चा हुआ करती थी, अपने काला धन को इधर उधर करने के लिए वो जो उसका सहायक था अहमद पटेल के साथ वो जाया करती थी। तो आने जाने में, ठहरने में बड़े खर्चे हुआ करते थे। अब वो खर्चा कहाँ से मीट हो, पार्टी बियर करे या ऐसे करे, अब अपना पैसा तो लगाना नहीं है। तो उसको एक सरकारी पद देने की एक इन समूह ने जुगत लगाई, जो है जीएनपीसी वालों ने। जीएनपीसी मतलब गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी वालों ने। तो एक सरकारी पद दे दिया, क्या राष्ट्रीय सलाहकार परिषद एक बनाया और उसका मुखिया इसी सोनिया गांधी को बना दिया। और यह राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सलाह पर यह मनमोहन जो है सरकार चलाएंगे, इस तरह की व्यवस्था उसने दे दी। और उस राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में
अपने पसंद के, अपने चुने हुए सदस्य भी उसमें भर दिए, यानी हैंड पिक्ड लोगों को उसमें भर दिया। और उसी में, उसी सोनिया गांधी के अधीन ये योगेंद्र यादव, जो कि अपने को बड़ा जनता का हितैषी बताता है और बहुत अपने को साफ पाक दिखाता है, उसी जो है भ्रष्टाचार की गंगोत्री और इस देश के भारतीय भाई बहनों के पैसों को लूट करके जमा करने वाली जो है सोनिया गांधी के अधीन वो योगेंद्र यादव भी था। अब उसी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद माने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में सदस्य बनने के लिए ये केजरीवाल बहुत जोर मारा। और हमारी बातों पर यदि आपको मैंने किसी को कम यकीन हो तो दिग्विजय सिंह से पूछ लीजिए। और उसने, दिग्विजय सिंह ने, जो जेएनपीसी का नेता है, उसने कई बार सार्वजनिक रूप से बताया था कि यही केजरीवाल उनके पास उसी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का सदस्य बनने के लिए कई बार आकर के वो चप्पल घिसा। तो यह देश ये लोग बहुत आसानी से ये अंदाज कर सकते हैं कि जो शख्स जो है सोनिया गांधी के अधीन काम करने के लिए तैयार है और वो बात कर रहा है कि वो भ्रष्टाचार खत्म करेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा और वो क्या कॉमनवेल्थ गेम और शीला दीक्षित की फाइलें खोलेगा, वो कितना बड़ा पाखंड है। दिल्ली के लोगों ने 3 बार गलती की। एक बार इसको 70 में से 28 सीट दी और दूसरी बार जो है 70 में से 67, तीसरी बार जो है 70 में से 66। अब इस प्रवृत्ति तो उसकी वही है, यानी जनता के साथ धोखा करना। और दिल्ली के हमारे आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहन ने इसको और भी चढ़ा दिया। कुछ लोग कहते हैं कि इसने जो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी का जो लालच दिया, देखिए मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और दक्षिण भारत में भी इसी तरह से इलेक्टोरल लॉलीपॉप्स यानी चुनावी झुंझुने देने की एक गलत प्रथा चल पड़ी है दक्षिण भारत में भी। टेलीविज़न, मोबाइल, क्या क्या, फ्रिज, ये सब बांटते रहते हैं और वहाँ की प्रबुद्ध जनता अब इससे उब गई है। तो जो चुनावी झुंझुने दक्षिण भारत में देखा कि दक्षिण भारत की पार्टियां जो है ये इसी के सहारे जो है सफल कामयाब हो रही हैं, सत्ता पा रही हैं, तो इसने भी शुरू किया मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी वाला। लेकिन उनसे इनसे उनकी अपेक्षा ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। वो चुनाव के पहले माने सब बांटती थी अपने पैसे, खैर वो भी पैसा उनका नहीं था, वो भी जनता से लूटा हुआ पैसा ही था जो वो बांटा करते थे। इनका, केजरीवाल का यह था कि जो सरकारी पैसे पर ये छूट इस तरह का, यानी जो है माने रेवड़ी बांटना या इलेक्टोरल लार्गेसी या इलेक्टोरल लॉलीपॉप्स, चुनावी झुंझुना या रेवड़ी, तो यहाँ भी लोग कहते हैं कि यहाँ भी वो कामयाब हुआ। लेकिन अब तो श्रीलंका की दशा देख करके अब ये केजरीवाल महोदय के भी कान खड़े हो गए हैं कि ये इस तरह से जो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी का जो बोझ पड़ेगा तो दिल्ली के लोगों को, पंजाब के लोगों को वो श्रीलंका बना देगा। अब ये भी सोचने को मजबूर हो गई। तो इसीलिए शायद इन्होंने मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी का को वापस लिया और उसमें एक झूठ बोला। ये केजरीवाल तो हमेशा झूठ बोलता है। देखिए,
ये केजरीवाल जो है हमारे देश के लिए बहुत बहुत बड़ा अभिशाप है। ये बात हमारे पूरे देश के लोगों को, और विशेष करके हमारे दिल्ली के जो है आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, और खासकर पंजाब के आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, उनको गौर से सोचना चाहिए। और हम तो ये कह रहे हैं कि भाई जो गलती हो गई सो हो गई, लेकिन जागरूक होइए। और सवाल इस बात का है कि जो देश के लिए अभिशाप हो उसको वोट देना जो है एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय अपराध और राष्ट्रीय कलंक है। इसको सोचिए ना, यह देश के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। ये केजरीवाल अब तक तो वो पाखंड था भ्रष्टाचार वाला। अरे वो इतना झूठ बोलता है ये केजरीवाल। वो पंजाब के विषय में कहता था कि 10-12 दिन उसकी भगवंत मान की सरकार चली, वो बोला कि मैंने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। यानी उसने एक जादू की छड़ी चलाई पंजाब में, 10-12 दिन में वो भ्रष्टाचार खत्म हो गया। और उसी प्रकार दिल्ली में बोलता था कि हमने भ्रष्टाचार वो खत्म कर दिया। और देश ने देखा होगा कि ये केजरीवाल जब कोरोना का संकट था तो ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, दवाइयाँ, बेड, इसकी कितनी कालाबाजारी करवाया जिसने देखा होगा। और अन्य पैसा मैंने पैसा हड़पने के लिए, वो भ्रष्टाचार के लिए किस हद तक गिरा जा सकता है उसका नमूना इसने पेश किया। और हमारे गरीब और मजदूर भारतीय भाई बहन जो कि दिल्ली में काम करते हैं, उनको किस कदर अमानवीय ढंग से और धोखे से मैंने अब दिल्ली के बाहर निकाला। यह दिल्ली के लोग और पूरे देश के लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि ये कितना हमारे गरीब जो भारतीय भाई बहन हैं, मजदूर हैं, जो भी हैं, उनका ये विरोधी है। जनता का क्या कल्याण करेगा या क्या करता होगा वो तो बात दूसरी है। कोरोना काल में जिसमें कि यही दोनों मिलकर के, राघव चड्ढा और केजरीवाल मिलकर के, हमारे जो मजदूर भारतीय भाई बहन जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले, बिहार के रहने वाले, और इस तरह से उनके साथ कितना बड़ा छल किया। झूठ बोला कि आनंद विहार और ये गाजीपुर बॉर्डर पर उनकी माने उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों की बसें लगी हुई हैं, और उसी में बैठ करके ये मजदूर भारतीय भाई बहन वो अपने अपने घरों को जा सकते हैं। ये झूठ बुलवाया व्हाट्सएप पर। यही राघव चड्ढा व्हाट्सएप पर ये अफवाह इसने फैलवाई। और यही केजरीवाल अधिकारियों को लगा दिया लाउड स्पीकर से। हद तो, और ये सब किस लिए था कि कोरोना काल में हमारे जो मजदूर भारतीय भाई बहनों का काम धंधा बंद हो गया था, उनको भोजन के लाले पड़ गए थे, तो उनका जीवन कैसे कायम रहे, इसके लिए भारत सरकार ने इसको जो है 3000 करोड़ रुपए दिए थे। बस उसकी नज़र, इस केजरीवाल की नज़र उसी 3000 करोड़ पर ही थी, और उसी को हड़पने के लिए ये इतने मानवता विरोधी और हमारे मजदूर भारतीय भाई बहनों का विरोधी स्तर पर ये गिर गया, देश ने देखा होगा। तो उन मजदूर भारतीय भाई बहनों को दिल्ली के बाहर निकालने के लिए षड्यंत्र रचा, और उसी षड्यंत्र के तहत इसका राघव चड्ढा ने व्हाट्सएप पर एक जो है वो एक अफवाह फैलाई कि हमारे जो मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार के जो मजदूर हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार और बिहार की सरकार ने
आनंद विहार और गाजीपुर बॉर्डर पर बसें लगाई हैं और उसी बसों में हम बैठ करके ये अपने अपने घरों में जा सकते हैं। और अपने अधिकारियों को लगा दिया कि वो लाउड स्पीकर चिल्ला कर यही बात कहते रहे। और तो और निश्चितता की इस हद पर भी पहुंच गया कि उन हमारे मजदूर भारतीय भाई बहनों को निकलने को मजबूर करने के लिए ये मकान मालिकों से मिल करके उनके बिजली और पानी के कनेक्शन कटवाए। ये कहता नहीं कि हम जो है वो कनेक्शन कभी लगा दिया था उसका सब प्रचार करते हैं और यह मुफ्त बिजली मुफ्त पानी पर ये वोट मांगता है। उन्हीं गरीब मजदूर भारतीय भाई बहनों को जबरन निकालने के इस दुष्प्रयास में इस निश्चितता पर भी वो उतर आया कि उनको जबरन यानी मकान मालिकों जहाँ पर रहते थे के द्वारा निकालने के लिए उनकी बिजली और पानी के कनेक्शन कटवाए। इस निश्चितता तक उतरने वाला ये केजरीवाल है। देश को जानना चाहिए ये प्रश्न आवाम का है। आवाम की बात भारतीय जनता दल बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। बार बार जो है इसको इस केजरीवाल को आईना दिखाएगा। और वो पंजाब पुलिस का जो है वो धौंत दिखाता है ना। मैं तो कहता हूँ पंजाब पुलिस हो चाहे कोई भी हो, ये अवाम की बात है और ये स्थापित सत्य है। तो लोगों ने देखा होगा और ला करके डीटीसी की बसों से उन मजदूर भारतीय भाई बहनों के खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार के ला करके आनंद विहार और गाजीपुर बॉर्डर पर लाकर पटक दिया। उस समय कोरोना का संक्रमण जो है बहुत तेजी से फैल रहा था। कल्पना करिए कि यदि वो संक्रमण हमारे उन मजदूर भारतीय भाई बहनों में फैल जाता तो हमारे जो मजदूर भारतीय भाई बहन जो कि जिनकी रोजी रोटी बंद होने के कारण भोजन के लाले पड़ गए, जीवन को कायम रखने के लाले पड़ गए, वो मौत के शिकार हो जाते, कई लाशें बिछ जाती। इस कदर जो है गिरा हुआ ये इंसान है। और फिर इसके बाद और वहाँ पर चूंकि ये तो झूठ बोला था कि उत्तर प्रदेश की और बिहार की सरकारों के जो है ये बसें लगी हुई हैं और वो बड़ा लंबा प्रकरण था। उसमें ये जो चोरनी है प्रियंका गांधी बोले थे कि हमने बसें लगा दिया था और जिन बसों के नंबर उसने दिया भी था इससे प्रियंका गांधी चोरनी पे प्रियंका गांधी ने वो स्कूटर के नंबर थे, बाइक के नंबर थे, थ्री व्हीलर के नंबर थे। तो ये सब तो जनता के साथ छल करने में बहुत आगे हैं सब। जीएनपीसी की गाथा तो अलग है और मैंने जैसे बताया था कि उसी जीएनपीसी का एक अवतार है जिस जीएनपीसी ने इस देश को हमेशा छला है। जीएनपीसी मतलब कांग्रेस, भूलिएगा मत आप लोग। भारतीय जनता दल तो इसको जीएनपीसी ही कहता क्योंकि जो उसकी चाल ढाल और फितरत है तो उसी जीएनपीसी का एक अवतार है ये, जिस वजह से झूठ बोलना, जनता को छलना, जनता को तकलीफ देना जीएनपीसी ने किया है, उसी का अवतार है ये केजरीवाल। बल्कि कुछ मामले में तो लोग कहते हैं कि वो हायर डिग्री का है। यहाँ तक कि कहते हैं कि जैसे कि गुरु और चेला और चीनी तो मान लीजिए जीएनपीसी इसका गुरु है तो ये चेला उसका और भी आगे वो चीनी हो गया। तो उसी में एक कहानी ये भी जुड़ गई कि ये झूठ बोले थे चोरनी प्रियंका गांधी कि हमने बसें लगाई थी, सब झूठ। तो अब चूंकि वहाँ बसें नहीं थी तो हमारे वो कोरोना के मारे हुए, भूख के मारे हुए, साधन विहीन
कोरोना के समय में हमारे वो उत्तर प्रदेश के और बिहार के मजदूर भारतीय भाई बहन हजारों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हो गए। पैदल ही गए सब। और उसमें कुछ हमारी बच्चियां थीं, बहुएं थीं, और कुछ गर्भवती बच्चियां, बहुएं पैदल चलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस कदर नीच है ये। और हमारी गरीब भारतीय भाई बहनों का कितना बड़ा दुश्मन है ये केजरीवाल। देश ने देखा है, देश को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन ये बात मैं बार बार कर रहा हूँ कि हमारे दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहन किस मानसिक गुलामी के शिकार हैं। किसको 3 दिन बाद, एक बार 28 सीटों से 70 में से, एक बार 67 सीटों से, एक बार 66 सीटों से। ये सबसे बड़ा प्रमाण है मानसिक गुलामी का दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहनों का। जानते हुए अभी भारतीय जनता दल के पास साधन, रिसोर्सेज का एक कंस्ट्रेंट है, एक बाधा है। लेकिन जैसा कि पिछले एपिसोड में मैं बताया भी गया था कि यह सवाल प्रत्येक भारतीय भाई बहन से भारतीय जनता दल करेगा कि ये केजरीवाल कितना अवाम विरोधी है और कितना देश विरोधी है। यह आप लोगों को दिखा नहीं। और इस कदर मानसिक गुलामी के शिकार बन करके और फिर से मैं बिल्कुल ये दिल से बात मेरे निकल रही है कि हमारे उन महापुरुषों ने कितना परिश्रम करके और किस इरादे से, किस नेक इरादे से उन्होंने अथक परिश्रम करके, जैसे हमारे महापुरुष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदि लोगों ने अथक परिश्रम करके भारत का संविधान बना करके हम भारतीय भाई बहनों के हाथ में एक अमोघ हथियार, अस्त्र, मताधिकार का दिया, राइट टू वोट, फ्रेंचाइज। आज वो मताधिकार का अमोघ हथियार, अस्त्र जो है, इन देश के दुश्मनों और अवाम के दुश्मनों को सिर्फ कुछ लालच में और कुछ मानसिक गुलाम बन करके इनको सत्ता में बिठाने के में इस्तेमाल हो रहा है। कितना दुख पहुंचता होगा उनको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुषों की आत्मा को आज वो देखते और जरूर देखते होंगे कितनी तकलीफ होती है। आज वो मताधिकार का अमोघ हथियार जो है इन देश के दुश्मनों को सत्ता में भेजने में इस्तेमाल हो रहा है। तो बात चल रही थी कि इसकी क्या फितरत है। बीच में हम रोक करके बताना चाहते हैं कितना खतरनाक ये केजरीवाल, इसकी जो खतरनाक है इस देश के लिए, अवाम के लिए, उसके इस खतरनाक चेहरे को छिपाने के लिए बीजेपी क्या साजिश करती है। जरा उसको बीजेपी की गद्दारी तो यानी और घातक है। बीजेपी ये नहीं कहती कि ये मुल्क के लिए खतरनाक है, ये घोर आवाम विरोधी है, घोर हमारे जो गरीब और मजदूर भारतीय भाई बहन विरोधी है। ये इसको पेश करती है, ये खुजली वाला है। बताइए, ये खुजली वाला है और बस ये झूठ बोलता है, ये झूठ बोलता है, ये नौटंकी करता है, बस इसी रूप में। ये खुजली वाला है, ये झूठ बोलता है और नौटंकी करता है। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, जरा गौर से समझिए, जो देश के लिए अभिशाप है,
अभी तो मैंने बताया कि अभी हमारे मैंने जो भ्रष्ट सोनिया गांधी के अधीन में काम करने के लिए जो इतना प्रयास किया और लालच था नंबर 1, और जब मुख्यमंत्री बन गया तो वो जो 3,000 रुपया 3,000 करोड़ को हड़पने के लिए हमारे मजदूर भारतीय भाई बहनों के खिलाफ जो है इतनी बड़ी साजिश करके जो बाहर निकाल दिया, और जो है हजारों किलोमीटर तक चलने को जो मजबूर हुए, उसमें हमारे गर्भवती मैंने जो बच्चियां और भूमियाँ की जाने गई। देश ने देखा होगा। ये तो इसका चेहरा था ही। असली चेहरा जैसा कि बताया गया है कि अब आया कन्हैया कुमार जो है इस देश का घोर गद्दार। जेएनयू के प्रांगण से ये सरेआम नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका ये केजरीवाल ने समर्थन किया। यही सवाल तो हम अपने दिल्ली के आदरणीय मतदातागण भाई बहनों से पूछना चाहते हैं कि आपकी मानसिक गुलामी इस कदर इस कदर जो है आप मानसिक गुलामी के शिकार हो गए हैं कि यह देख नहीं पाए कि यह जो है भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका समर्थन कर रहा है। उसको आप लोग जो है प्रचंड बहुमत से सत्ता दे रहे हैं। ये सवाल बराबर ये खड़ा रहेगा हमारे दिल्ली के आदरणीय मतदातागण भाई बहनों के सामने। ये पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा कि जो देश के टुकड़े की बात करता है, देश की बर्बादी की बात करता है, उसका समर्थन किया था इसने, केजरीवाल ने। वो जो कन्हैया कुमार ने वो जो नारा लगाया था जेएनयू प्रांगण से, उसके संबंध में देश के गद्दारों ने क्या क्या वो बिल्कुल एक बहुत बड़ा माने वो नमूना है। हालांकि ये विषय को भटकने से सावधान है कि न भटके। अब मोदी ने क्या किया? अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, बहुत बड़े। इन्होंने उसको जो है वो उस गद्दार कन्हैया कुमार को, जबकि देशभक्ति का तगाजा करते हैं, उसको सेना के हवाले कर दिया, क्योंकि उसने हमारे देश की संप्रभुता पर, सॉवरेंटी पर या सार्वभौमिकता पर हमला किया। तो जो हमारे देश की संप्रभुता या सॉवरेंटी या सार्वभौमिकता पर आक्रमण करता है, उसको मोदी महोदय अदालत को नहीं सौंपते हैं, उसको सेना को सौंपते हैं। पता नहीं इतनी समझ आप में है या नहीं है, या आपने जानबूझ के किया। और ये सिर्फ अकेला मैं नहीं कर रहा हूँ, आप ही का एक समर्थक यूट्यूबर अजीत भारती, शायद आप जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, वो अजीत भारती कहता है कि मोदी महोदय ने उस गद्दार कन्हैया कुमार को युवा नेता बना दिया। यही संकेत है। यदि आप सेना को सौंप दिए होते और उसके समर्थन में जो भी आता, यही तो नकली राष्ट्रवाद का आपका नमूना है कि जो कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, सेना के हवाले न करके, और उसके समर्थकों को भी सेना के हवाले न करके, उसके जितने भी समर्थक आए और सर खुलेआम आए। यही गद्दार राहुल भी आया था, सीताराम येचुरी भी आया था, डी राजा भी आया था, केजरीवाल भी आया था, और ये जाकर के ये पांव भी छुआ था अखिलेश का। ये सब लोगों को और उनकी पार्टियों को, और यानी उनकी सारी पार्टियों को, चाहे वो जेएनपीसी की जो
जो बोलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये CPIM, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, यदि इनकी मान्यता खत्म कर दी गई होती, जो कि ये फर्ज बनता है चुनाव आयोग के द्वारा, इसके लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसके समर्थक। तो यदि ये कदम उठाए होता चुनाव आयोग, तब ये लगता ये संस्थाएं देश के प्रति जो है वो वफादार हैं। ये बिल्कुल संस्था है, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे चुनाव आयोग हो, इनको देश से बिल्कुल मतलब नहीं है। मैं तो साफ कह दे रहा हूं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। कोई कह रहा है, सरेआम कर रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट जो है उसको जो है वो बेल दे रहा है। उसने जरा भी नहीं कहा कि भाई ऐसा कहना हमारे देश की संप्रभुता पर हमला है, इस केस को हम देख नहीं सकते, इसको मोदी महोदय, प्रधानमंत्री महोदय जो सेना के हवाले कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहा उसने खटाक से जमानत दे दिया, वो भी एक फिल्मी गाना लिखकर। ये सारी बातें हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन देखे, इस तरह का माहौल है। तो अब तमाम गद्दारों को ये मौका मिल गया। ये मोदी महोदय, मैंने ये मोदी महोदय का पाखंड तो देश ने देखा होगा। लद्दाख के मामले पर जब सेना अपनी भारतीय सेना का हौसला बढ़ाने के लिए जब वो सीमा पर गए थे, तो उन्होंने बोला था कि हमारी जो भारतीय सेना, हमारी जो भारतीय फौज है, उसने दुश्मन की सेना को परास्त करके अपने देश की संप्रभुता और उसकी सार्वभौमिकता या सॉवरेनिटी की रक्षा की। इतना इल्म है उनको, इतनी जानकारी है। और वो जानकारी कहाँ चली गई मोदी जी की, जब ये कह रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। यह भी सीधा हमला था हमारे देश की संप्रभुता और सार्वभौमिकता पर। उसमें आपकी अकल कहाँ गई थी? आपकी अकल बिल्कुल अपने स्थान पर थी। आप देश के दुश्मनों को किस तरह बचाते हैं, यह देश अब देख रहा है। तो खैर, वर्णन हो रहा था उस गद्दार केजरीवाल के विषय में। तो केजरीवाल ने इसका समर्थन किया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। तो उस कन्हैया कुमार का, उस घोर गद्दार कन्हैया कुमार का समर्थन किया था। और अब ये हमारे दिल्ली के आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहन इतना भी नहीं देख सके कि ये शख्स जो है उसका समर्थन करता है, कि जो कहता है कि ये इस देश के टुकड़े होंगे और इस देश की बर्बादी तक जंग जारी रखेगा, तो उसका समर्थन करता है। यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और प्रत्येक जो भारतीय भाई बहन है दिल्ली के, उनको ये जवाब देना पड़ेगा। भारतीय जनता दल जरूर सवाल पूछेगा, बार पूछेगा। और वैसा ही सवाल हमारे पंजाब के आदरणीय भारतीय भाई बहनों से पूछना है। क्या आपको नहीं दिखा? और इसके बाद बताया गया है कि ये केजरीवाल इन दो गद्दारों से, जो योगेंद्र यादव और प्रसाद भूषण से, हमारे कश्मीर पर वो वक्तव्य दिलवाए जो गद्दार नेहरू ने दिया था कि जम्मू कश्मीर में जन्म संग्रह कराया जाना चाहिए। गद्दार नेहरू ने तो बस इतना ही वक्तव्य दिया कि भाई जम्मू कश्मीर के भाग्य का फैसला जम्मू कश्मीर के लोग जन्म संग्रह, या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लेबिसाइट कहते हैं, के जरिए वो करेंगे। तो वही उसी वक्तव्य को ये गद्दार केजरीवाल ने अपने दो गद्दारों, जो कि उस समय ये मैंने आम आदमी पार्टी में थे, दोनों, जो योगेंद्र यादव और
प्रशांत भूषण, अब तो खैर नहीं है, तो ये वक्तव्य दिलवाया। और इन दोनों की गद्दारी, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की, जो नेहरू मैंने जिस गद्दारी की हिम्मत नहीं कर पाया, वक्तव्य तो इतना दे दिया। हालांकि उसके मन में मंशा तो वही थी कि इस कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले कर देने की उसने बहुत साजिशें की। अब ये विषय को कंट्रोल करके रखना है, तो बराबर यही तो बीजेपी और मोदी जी की सबसे बड़ी गद्दारी है कि इतने बड़े गद्दार जो है वो जो है ये जवाहरलाल नेहरू की गद्दारियों को किस तरह से छिपाते हैं सर। ये सारा खुलासा होगा। अब अभी तो भारतीय जनता दल इसे यूट्यूब के माध्यम से कह रहा है, बाद में पूरा देश जो है वो जानेगा। इसके संबंध में जेएनपीसी वाले सिर्फ धमकी दे रहे हैं। जेएनपीसी वालों समझ लो या कोई भी है, ये रुकेगा नहीं। पहली बार यह देश जान रहा है कि कितना गद्दार था ये मोहनदास करमचंद, ये जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको कि इस जेएनपीसी वालों ने एक को देश का बाप बनाया और एक को देश का चाचा बनाया, मालूम। तो बीजेपी वाले जो है इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू की यानी सारी गद्दारियों को बड़ी सफाई से, बड़ी साजिश से ये ढकते हैं। तो वो जम्मू कश्मीर पर इतना तो बोला, वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू इतना वक्तव्य उसने दिया कि जम्मू कश्मीर के भाग का फैसला जम्मू कश्मीर के लोग जन्म संग्रह के द्वारा करेंगे। लेकिन उसकी मंशा तो थी उसको जम्मू कश्मीर को, और कौन जम्मू कश्मीर, जो भारत का अभिन्न अंग हो चुका था। क्यों? उसका विलय भारत में अंतिम और पूर्ण रूप से हो चुका था। तो जिस कश्मीर का विलय अंतिम और पूर्ण रूप से होने के कारण वो और भारत का अभिन्न अंग हो चुका था, उस कश्मीर को किस साजिश के तहत ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान को सौंपने पर आमादा था। और वो वक्तव्य भी दिया कि जम्मू कश्मीर के लोग, ये वक्तव्य दिया कि कश्मीर के भाग का फैसला और कश्मीर के भाग का फैसला कश्मीर के लोग जन्म संग्रह के द्वारा करेंगे। और ये भी मैंने स्पष्ट किया था कि वो इस तरह के वक्तव्य दिया ही क्यों था। वो इसलिए दिया था उसने कि कश्मीर में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की बहुतायत है, वो बहुलता में है, वो मेजॉरिटी में है। तो उनको पाकिस्तान के पक्ष में बहकाया जा सकता है, भुलवाया जा सकता है, बरगलाया जा सकता है, या पाकिस्तान के पक्ष में वो जनमत संग्रह लाया जा सकता है। इसी विश्वास के साथ, इसी मंसूबे के साथ उसने वक्तव्य किया था। लेकिन वो मुंह से बोल नहीं पाया, वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू मुंह से बोल नहीं पाया कि भाई यदि ये जन्म संग्रह उसके पक्ष में आता है तो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले कर देना चाहिए। कितना वो बोल नहीं पाए। वही गद्दारी ये दोनों गद्दार प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने की। जो गद्दारी करने की हिम्मत वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू नहीं कर पाए, वो उस गद्दारी को इन सबों ने, ये दोनों गद्दार जो है, ये प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने किया। और करवाया किसने? गद्दार केजरीवाल ने। क्या कहलवाया कि यदि ये जन्म संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में आता है तो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले कर देना चाहिए। ये रिकॉर्डेड है सब। प्रशांत भूषण चाहें तो कंटेम्प्ट अब करें, मैं तैयार हूं। देश भी जानेगा, सुप्रीम कोर्ट भी जानेगी कि किस तरह के गद्दार वकील से का वो सामना करती है। देश को जानना चाहिए, देश को पूरा हक है जानने का। देश जाने भी तो किस रूप में देश के खतरनाक गद्दार जो है वो सक्रिय हैं। इस देश को जानने का पूरा हक है। तो
ये जो इतना खतरनाक गद्दारी करवाया केजरीवाल, और जो मोदी महोदय ने गद्दारी करके जो है इस कन्हैया कुमार को सेना के हवाले नहीं किया और अदालती प्रक्रिया में उलझा दिया, और दिल्ली हाईकोर्ट का भी वो उसका भी चेहरा सामने आ गया कि वो फिल्मी गाना लिख करके उसको जमानत दे रहा है, तो उसकी फाइल दिल्ली पुलिस ने 36 महीने में बनाई, और जब 36 महीने में वो फाइल बन के तैयार हुई, और उस बीच में वो घोर गद्दार कन्हैया कुमार पूरे देश में घूमता रहा। उसको इसी कम्युनिस्ट वालों ने हमारे देश की जो संवैधानिक प्रक्रिया है चुनाव, उसमें भाग लेने के लिए टिकट भी दिया। उसके पक्ष में चुनावी वो प्रचार करने के लिए बॉलीवुड आ गया। गद्दार जावेद अख्तर और गद्दार उसकी बीवी शबाना आजमी सब लोग आ गए। सारे गद्दार जो है वो बरसाती मेढक की तरह सामने आ गए सब, और वो छुट्टे सांड की तरह जो है पूरे देश में वो घोर गद्दार कन्हैया कुमार वो घूमने लगा। ये सब जो है मोदी जी की देन है, बीजेपी वालों की देन। कोई टॉक शो चलवाया, कोई वो चलवाया आदमी। अब तो खैर वो गद्दार कन्हैया कुमार वहीं पहुंच गया है जो मंसूबा और जो वक्तव्य वो गद्दार कन्हैया कुमार का है। यही तो कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। यही काम तो कर रही है जेएनपीसी, इस देश के टुकड़े करने पर और इसको बर्बाद करने पर वो आमादा है। तो इसके बाद ये केजरीवाल किसान आंदोलन के समय में इनका एक और घिनौना चेहरा है। खालिस्तानियों जो खालिस्तानी आतंकवादियों से इनके संबंध। जब ये कुमार विश्वास ने ये खुलासा किया और उन्होंने ये कहा कि कम से कम केजरीवाल महोदय खालिस्तानियों के विरोध में एक वक्तव्य जारी कर दें। वो वक्तव्य जारी न करके इसने साबित कर दिया ये खालिस्तानी आतंकवादियों का पक्षधर है खुद और इसके से संबंध है। तो ये सवाल बहुत बड़ा है हमारे पंजाब के भारतीय भाई बहनों से कि ये जरा भी ख्याल है कि ये खालिस्तानी आतंकवादियों से जिसका संबंध है उस केजरीवाल के पक्ष में इतने प्रचंड बहुमत से 117 में से 92 सीटों के साथ इस सारे सवालों का जवाब हमारे देश के इन देखिए, मैं अपने अवाम को ईश्वर मानता हूँ और ईश्वर तुल्य है, क्योंकि मेरा पूरा प्रयास, मेरी पूरी भावना, मेरी पूरी कोशिश अवाम और इस देश के लिए है। अवाम मेरे लिए ईश्वर है, यह देश मेरे लिए ईश्वर है, बल्कि ईश्वर क्या, ईश्वर से भी बढ़ के है। लेकिन उसका जो ये चरित्र है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसका समर्थन करने वाले और खालिस्तानियों से संबंध रखने वाले को हमारे पंजाब के आदरणीय भारतीय भाई बहन उसको वोट कर रहे हैं। मैं इसको वो बिल्कुल अक्षर में मानता हूँ। अभी मेरे पास साधन नहीं है, यह स्पष्ट है, लेकिन साधन एक कॉन्स्टेंट है। लेकिन जब भी साधन होगा मैं सबसे पूछूंगा। मैं जहाँ देश का सवाल है और देश के साथ गद्दारी के सवाल है, इन सारे सवालों का जवाब मैं सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों, खास करके पंजाब के और दिल्ली के, मैं पूछूंगा जरूर, छोड़ूंगा नहीं। हालांकि कुछ वक्तव्य आए थे, एक कोई कह रहा था कि कोई जो है माने उच्च अधिकारी जो रिटायर हुआ था, जब ये बात चली तो कहता वो उसने ये कहा, अरे भाई जब हमको मुफ्त बिजली मुफ्त पानी मिल रहा है तो हम उसको वोट क्यों नहीं करें। ऐसी देश के खिलाफ गद्दारी करने वाली जो मानसिकता से भारतीय जनता दल पूछना चाहता है, चाहे वो अधिकारी के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो,
कि जो ये कहता है कि हमको ये मुफ्त बिजली मिले, मुफ्त पानी मिले, तो हम केजरीवाल को वोट क्यों न करें। और जिसको ये नहीं दिखता कि ये कितना खतरनाक इस देश का दुश्मन है। मैं समझता हूँ कि ऐसे अधिकारी की पेंशन खत्म कर देनी चाहिए और इनको जो है उनकी नागरिकता भी खत्म कर देनी चाहिए, देश के बाहर कर देनी चाहिए। इस कदर तक जब ये दंड नहीं होगा तब तक जो है इन गद्दारों का हौसले पस्त नहीं होंगे। भारतीय जनता दल को इसमें विश्वास है कि देश के गद्दारों को के प्रति मानसिक गुलामी वो इस स्तर की है। और तर्क भी दे रहे हैं और सरकारी पैसे पर जो है वो जिंदगी भर जो है मैंने अपने परिवार को जिसने पाला और जिस सरकार का अस्तित्व जो है इस देश के अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है, और उस अस्तित्व की नींव को खोदने वाला कह रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेंगे, उसको कह रहा है कि हमको ये मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी मिल गया तो हम उसको वोट करेंगे। अब बताइए इस तरह के छुपे हुए गद्दारों को आप क्या कहेंगे, बोलिए ना। ये सारे इस तरह की स्थितियां जो हैं माइंड को बॉयल करने के लिए, माइंड को टॉर्मेंट करने के लिए काफ़ी है। बाकी तो केजरीवाल वो जैसा उसका चरित्र है, हमेशा झूठ बोलता रहता है, नौटंकी करता रहता है। उसकी एक बात नहीं है जो कि यह देश वो यकीन करे। तो वो शख्स कह रहा है कि हम तो दिन रात सोचते रहते हैं कि भाई हम इस देश को कैसे अमेरिका के आगे ले जाएं। तो इसी रूप में देखें कि ये कितना पाखंडी होना उतना बड़ा अपराध नहीं है, झूठ बोलना भी उसका अपराध नहीं, नौटंकी करना भी उतना बड़ा अपराध नहीं है। सबसे बड़ा अपराध है जो है देश के साथ गद्दारी, देश विरोधी होना, भारत विरोधी होना, वो चरित्र है इसका। लेकिन बीजेपी वाले इसको देश का गद्दार नहीं बोलते हैं, देश विरोधी नहीं बोलते हैं, भारत विरोधी नहीं बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं बीजेपी वाले? खुजलीवाल, नौटंकीबाज। कोई सोशल मीडिया पर एक पोस्ट मिला था, सोशल मीडिया पर अब तक तो अमेरिका में बना था स्टैचू ऑफ लिबर्टी। मोदी महोदय ने हमारे सरदार पटेल के सम्मान में बनवाया स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये सब बीजेपी के जो सिपह सालार हैं यूट्यूब पर डाल रहे हैं इसको, केजरीवाल को स्टैचू ऑफ नौटंकी। तो इसको नौटंकीबाज के रूप में दिखा करके, इसको खुजलीवाल के रूप में दिखा करके, इसको जो है वो झूठ बोलने वाले को दिखा करके, ये जो खतरनाक इसका जो चेहरा है कि ये देश के लिए अभिशाप है, देश के लिए गद्दार है, देश का गद्दार है, देश का दुश्मन है, उस खतरनाक चेहरे को छुपाने की ये साजिश है बीजेपी वालों की। ये उसी प्रकार है कि ये जो राहुल गांधी है हर वक्त देश के खिलाफ गद्दारी करता रहता है। और यह देश पूरा देख रहा है हर एक मौके। लद्दाख का मामला हो, डोकलाम का मामला हो, सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो, और जो है और अपनी सेना को सड़क का गुंडा कहलवाने का मामला हो, दुश्मन की सेना को गले लगाने के लिए अपने दूध को भेजने का मामला हो, और हमारे आंतरिक मामले में दखल के लिए जो है वो पाकिस्तान को आह्वान करने का मामला हो, पूरी गद्दारी। इसकी सभाओं में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने का मामला हो, आतंकवादियों के साथ खड़ा होने का मामला हो, और जो है जो पाकिस्तान की जो है जो मीडिया है, जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, उस बातों को उठा कर भारत के खिलाफ जो है भारत के खिलाफ जो है इसी भारत में माहौल बनाने का मामला, तमाम स्तर का मामला। राहुल की गद्दारी ही गद्दारी है।
उसको बीजेपी वाले ये साजिश करते हैं कि इसको देश का गद्दार या खतरनाक गद्दार न मानिए, न समझिए और न कहिए। ये कहिए कि ये 52 वर्ष का बच्चा है जिसको अभी समझ नहीं आई है, समझ अभी विकसित नहीं हुई है, बेसहूर है, अकल का कच्चा है, बोलने की तमीज नहीं है, लेकिन देश का गद्दार नहीं। अधिक से अधिक आपको ये कहना है तो उसको पप्पू कह लीजिए। पप्पू कहने में ही आनंद उठाइए, आनंदित हो जाइए, लेकिन इस राहुल गांधी को गद्दार मत समझिए। ये बीजेपी की साजिश है और ये राष्ट्रवादी बनते हैं। इन गंभीर मुद्दों के से ही ये ध्यान हटाने के लिए दिन रात कोई न कोई स्वांग जो है वो रचते रहते हैं। क्या समझते हैं? ये बीजेपी वाले अपनी गद्दारी को छुपाने के लिए कट्टरवादी तत्वों को लगा दिया है। कभी कभी ज्ञानवापी, तो कभी आगरे का ताजमहल, तो कभी जो है कुतुब मीनार में जो है वो चालीसा का पाठ करना, और फिर ये सारा मामला जो है ये टीवी चैनल वालों को थमा दिया है। बस दिन रात हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद ये सब, बस यही इसी का जहर जो है वो बांट रहे हैं ये टीवी चैनल वाले। और बीजेपी क्यों करवा रही है? अपनी उस गद्दारी को छिपाने के लिए, जो देश के गद्दारों को किस तरह से वो बचा रही है, रक्षा कर रही है। गद्दार राहुल गांधी की किस तरह से वो रक्षा कर रही है। गद्दार जो है जवाहरलाल नेहरू, गद्दार इंदिरा गांधी, गद्दार राजीव गांधी, या पूरे जेएनपीसी के नेताओं को किस तरह से बचा रहे हैं मोदी जी, और किस प्रकार से जो है ये बीजेपी वाले। तो अपनी इस गद्दारी को छिपाने के लिए इन्होंने अपने जो है कट्टरवादी तत्वों को छोड़ दिया है। मोदी महोदय से एक सवाल है कि आप देश का विकास करना चाहते हैं, यही आप कहना है, तो देश का विकास जो है किन हालातों में करेंगे? ये मोदी महोदय आपको भी मालूम होगा, प्राइम मिनिस्टर आप हैं, पूरा तंत्र आपके अधीन है, कि जो ताकतें जो सत्ता से बाहर हैं, खास करके जीएनपीसी और उसके पीछे वामदल, सत्ता में वापसी के लिए ये किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। देश को तो बदनाम करते ही हैं। देश में हमेशा हिंसा, नफरत और अस्थिरता का माहौल हमेशा बना रहे, ताकि ये सरकार बदनाम हो जाए और उनके पक्ष में एक माहौल बन जाए चुनाव का। इसी फिराक में ये जेएनपीसी और वामदल वाले लगे। इतना तो आपको मालूम है ना। तो आप ये देश को बताइए और हमको भी बताइए कि इस माहौल में विकास संभव है? मैंने देश जो है विकास करे, वो तभी विकास कर सकता है मोदी महोदय कि जब देश में स्थिरता हो, कोई बवाल ना हो, कोई अशांति न हो। लेकिन आप और आपकी पार्टी बीजेपी जो है हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के कट्टरवादी तत्वों को भेड़ियों की तरह आपने छोड़ दिया है। दिन रात जो है कभी ज्ञानवापी, कभी आप हमको ये बताइए मोदी महोदय कि क्या ये मंदिर या मस्जिद देश से बड़ा है? देश के जो अहम मुद्दे हैं कि भाई वो विकास करे, आगे बढ़े, उससे बड़ा है। आपको मालूम है कि जब भी ये मुद्दा उठेगा, ज्ञानवापी में मंदिर एक मस्जिद है, निश्चित है कि देश में नफरत फैलाने वालों को एक जबरदस्त मौका मिलेगा और नफरत फैलेगी, हिंसा भी होगी, तनाव भी होगा, अशांति फैलेगी। तो इस माहौल में क्या यह देश विकास वो कर सकता है? मोदी महोदय हमको भी बताइए और देश को बताइए। तो देश को धोखा यानी क्यों आप दे रहे हैं? भारतीय जनता दल तो इन सब मामलों में जो कि
ज्ञानवापी। हालांकि इसमें सिर्फ मोदी महोदय ही जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है। इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के लोग आज भी उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर सवाल करते हैं। उसने एक मामला सेटल किया, उसकी गलती बस इतनी सी थी, वो अकल नहीं लगाया कि मस्जिद को मंदिर से जो 10 कोस पर करने के लिए ये बहुत गलत है इस देश के लिए। इस देश में भारतीय अवाम ताकत दल स्पष्ट कहता है कि जब हमको ये कहता है कि एकता आनी चाहिए, एकता जो है सबसे बड़ी आवश्यकता है इस देश को, तो वो एकता जो है भावनात्मक भी और क्षेत्रीय अखंडता को भी सुरक्षित करने के लिए भी। तो जब हमको साथ में रहना है तो मंदिर और मस्जिद को भी दूर दूर होने की बात ही नहीं है, पास सटे हुए, तभी तो भावना आएगी, तभी तो लोग जो है वो मंदिर में भी जाएंगे और वही लोग वो मस्जिद में भी जाएंगे, वो वहाँ भी वो नमस्कार करेंगे। कोई फर्क नहीं होगा, कोई घृणा नहीं होगी। तो मंदिर मस्जिद और इस संबंध में भारतीय ममता के तो पहले भी कह चुका है कि मान लीजिए कोई सिरफिरा जो कि मंदिर को तोड़कर वहीं मस्जिद बना दिया, मान लीजिए बना दिया, सिरफिरा था, सनकी था, बेअकल जो भी है अग था, तो क्या उस सिरफिरे और सनकी आदमी के जवाब में हम फिर वही काम करें कि फिर मस्जिद तोड़ें और उसके ऊपर जो है वो मंदिर बनाएं? यह निश्चित रूप से यह सोच देश के लिए बिल्कुल सबसे घातक ये विचार है। यदि आपका वहां शिवलिंग दिखता है, मंदिर दिखता है, तो मंदिर मस्जिद जो है वो साफ में रहे। और इसी विषय में तो बना कि ये कट्टरवादिता इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में भी पाई जाती है। वो कैसे उसने कह दिया, वो कौन मुल्ला बैठा था कि वो हम इसमें गैर मुस्लिम लोगों को घुसने नहीं देंगे। बताइए, ये भारत देश में कोई कहे कि भाई मंदिर में गैर हिंदू नहीं कोई घुस पाएगा, गुरुद्वारे में कोई गैर सिख नहीं घुस पाएगा। भारतीय जनता दल स्पष्ट मानना है कि ऐसे सोचने वाले को तुरंत इस देश के बाहर निकाल देना चाहिए। मस्जिद में हर कोई भारतीय जाएगा, किसी भी आस्था का हो। मंदिर में हर कोई भारतीय जाएगा, वो किसी भी आस्था का हो। गुरुद्वारे में हर कोई भारतीय जाएगा, बशर्ते उसकी उस मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा की इज्जत की भावना उसके दिमाग में होनी चाहिए। लेकिन आज तक उस मूल्य को सिखाया नहीं गया। ये इस्लामिक देश नहीं है, ये भारत है। कैसे वो बोल दिया कि हम इसमें गैर मुस्लिम लोगों को गुजरे नहीं देंगे। तो ऐसी मानसिकता को भी कुचलने की आवश्यकता है। तो भारतीय जनता दल का एक मशवरा है, एक ख्याल है कि अभी इस देश में जो है जो देश विरोधी ताकतें, खासकर जेएनपीसी वामदल इस देश को अस्थिर करना चाहती हैं। नफरत वो फैलाना चाहती हैं कि किसी न किसी बहाने अशांति लाना चाहती हैं। देश को अस्थिरता में कुछ हो करके इस देश की प्रगति को रोकना चाहती है। ये सब वो हमारा जो दुश्मन चीन है उसकी शह पर, उसके फंडिंग पर ये सब कर रहे हैं। तो इसी साजिश में, इसी आग में जो है ये बीजेपी वाले जो है अपने कट्टरवादी तत्वों को लगा दिए हैं कि ज्ञानवापी में जो है वो मंदिर ढूंढो। अपना कौन से मंदिर बोलते हैं, पता नहीं कुछ नाम उसका है, आरती मंदिर या पूजा मंदिर, कुछ मंदिर है ऐसा। तो ये जो कट्टरवादी तत्व है वो उसमें जहाँ मस्जिद है तो उसमें ढूंढे जा रहे हैं पूजा का मंदिर, आरती का मंदिर, कोई मंदिर। तो ये बीजेपी वालों ने, मोदी महोदय ने जो कट्टरवादियों को लगा दिया है इस तरह का। अब वो लगा दिया है इसमें वो जो हमारा ताजमहल है, हमारे देश का जो गौरव है,
जो पर्यटन उद्योग का एक मजबूत स्तंभ तो है ही, हमारा राष्ट्रीय गौरव है। अंतर्राष्ट्रीय जो हमको जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमको मशहूरियत जो मिलती है, जो ख्याति मिलती है, जो हमारा नाम ऊंचा होता है, उनमें एक नाम ये भी है, आगरे का ताजमहल। आज बीजेपी वाले जो है ये कट्टरवादी भेड़ियों को छोड़ दिए हैं कि भाई कि इस आगरे के ताजमहल जो हमारे देश का सिरमौर है, हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इज्जत को बढ़ाता है, उसमें जो है शिवलिंग ढूंढो जाकर के। जो कुतुब मीनार में जो है वो, खैर कुतुब मीनार में कल चालीसा पाठ पढ़े कोई बात नहीं है, हम कहने कि चालीसा पाठ जो है वो मस्जिद में पढ़ लें, कुछ नहीं होगा। चालीसा पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें मस्जिद में। मैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन बिल्कुल शांत भाव से रहें, मस्जिद ही रहेगी। मस्जिद में यदि रामायण का पाठ हो, सुंदरकांड का पाठ हो, गीता का पाठ हो और कोई पाठ हो, वो जो है बिल्कुल। और उसी पर हम तो चाहते हैं कि मस्जिदों में भी जो है वो कुरान का पाठ हो, लोग जो है वो नमाज पढ़ें। ऐसा तो हुआ भी है ना। मैंने बताया था कि 2 लड़कियां वो ईरान की वो पर्यटन के लिए, घूमने के लिए आई थी भारत में। तो आगरा में जब उन्होंने देखो लिया तो एक हनुमान जी का मंदिर था, उसी के आसपास इधर उधर वो भटक रही थी। तो जब काफ़ी भटक रही थी तो वहाँ के हनुमान मंदिर के जो पुजारी थे, पंडित जी, उन लड़कियों से पूछे कि बेटा क्या बात है कि तुम बहुत वो परेशान से लग रही हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कि हमको नमाज पढ़ना है और कोई जगह हमको मिल नहीं रही है, इसलिए हम उसको खोज रहे हैं। तो उस हनुमान मंदिर के पुजारी ने कहा कि अरे बेटा, इसमें जो है वो परेशान होने की क्या बात है, मेरा मंदिर तो है ना। पंडित जी ने खुशी सहर्ष जो है उन ईरानी लड़कियों को अपने हनुमान के मंदिर में नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। और उसी प्रकार, उसी भावना से, उसी जज्बे से ईरान की लड़कियों ने उस हनुमान के मंदिर में नमाज अदा किया। तो हमारे ईरान की जो लड़कियां थी, उनके दिमाग में यह नहीं आया कि हम इस हनुमान मंदिर में जो नमाज अदा कर रहे हैं तो हमारी नमाज जो है नापाक हो गई। जो पंडित जी है, जो कि हनुमान मंदिर के पुजारी थे, उनके भी दिमाग में ये बात नहीं आई, ये खुरापात नहीं आई कि मंदिर में यदि नमाज पढ़ दी गई तो उनका जो है वो हनुमान मंदिर जो है भ्रष्ट हो गया। तो ख्याल यही होना चाहिए, इसमें कोई गुरेज नहीं है कि यदि मस्जिद में यदि कोई सुंदरकांड का पाठ करे, गीता का पाठ करे, रामायण का पाठ करे ना, कोई बात नहीं। मंदिर में भी कुरान पढ़िए, वो नमाज अदा करिए ना। ये भावना होनी चाहिए। और यही बात है कि ये किसका हक बनता है कि मंदिर है कि मस्जिद रहे। पहले तो दिमाग में ये बिठा लीजिए कि मंदिर मस्जिद को साथ में रहना है, नंबर 1। दूसरा कि कौन कैसे रहना है, तो पहले देश में एक शांति आ जाए, सद्भाव आ जाए, एकता स्थापित हो जाए, देश थोड़ा सा। अब देखिए, भारत अभी $3 ट्रिलियन के इकॉनमी है। चीन जो है 15 ट्रिलियन की 5 गुना। कैसे मुकाबला करेगा, इसकी चिंता तो नहीं है। और यदि भारत को भी 3 से 15 पहुंचना है, भारत को 15, 20 साल, 25 साल तक जो है लगातार कोई भी अशांति नहीं चाहिए, कोई भी किसी तरह की अशांति नहीं चाहिए, किसी तरह का विप्लव नहीं चाहिए, किसी तरह की नफरत नहीं चाहिए। लेकिन ये देश के दुश्मन जो देश के दुश्मन जो है ज्ञानवापी में मंदिर ढूंढ रहे हैं। देश के दुश्मन जो है हमारी जो सिरमौर, हमारे देश का जो राष्ट्रीय सिरमौर ताजमहल में वो जो है शिवलिंग ढूंढ रहे हैं।
जो चेल्सिया पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, चेल्सिया कहीं भी पढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमारे सभी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हो, चाहे हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन हो, ये दिमाग में बिठा लीजिए कि किसी के मंदिर में या किसी की मस्जिद में यदि गीता का पाठ होता है, सुंदरकांड का पाठ होता है, कुरान होता है, इससे वो धार्मिक स्थल जो है कदापि अपवित्र नहीं होंगे, बल्कि उनकी महानता और बढ़ जाएगी। और मंदिर मस्जिद का निर्माण होना भी है तो साथ साथ ये तो शुरुआत है जो है साथ साथ वो रहने की और एक दूसरे की इज्जत करने की। तो बात हो रही थी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसमें भी यानी वो खोट निकालते हैं। इसके पहले आपको अज्ञात होगा कि जो कट्टरवादी तत्व थे हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के, बोलते थे कि जो कोर्ट का फैसला होगा वो हम मान लेंगे। जब फैसला आया तब कह रहे हैं कि हमारा भी जब वक्त आएगा तो हम देख लेंगे। देखिए हम भी जो है हागिया सोफिया की तरह जो है वो कब्जा करेंगे। से बोलते आज भी उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वो कोर्ट निकालते हैं। अरे उसने एक विवाद को सेटल किया। उसमें खोट यही था कि मस्जिद को जो है वो 10 कोस के लिए जो जमीन दिलवाई, ये गलत है। मस्जिद को उसी जो प्रभु राम का मंदिर था उसी में बनता तो एक आदर्श होता। एकता लाना जरूरी है, देश को स्थिर करना जरूरी है। मंदिर मस्जिद जरूरी उतना नहीं है, बल्कि मंदिर मस्जिद के जरिए एकता का संदेश देना जरूरी है। इसलिए भारतीय अवाम ताकत दल का अपने इस्लाम आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों से निवेदन है कि इस तरह की जो बातें चल रही है इससे आप भड़किए मत। भारतीय एकता के प्रति जो भावना है, जो जज्बा है, जो प्रतिबद्धता है, उससे जरा भी विचलित मत होइए। इससे कुछ नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर है कि इस एकता को स्थापित करके, भारतीय एकता को स्थापित करके जब तक हमारी आवाम इन काले अंग्रेजों का सफाया नहीं करेगी तब तक ये कट्टरवादी तत्वों के द्वारा हमारे देश में अस्थिरता, अशांति, नफरत वो खत्म नहीं होगी। और ये समझ लीजिए हमारे देश में विकास तो जरूरी है और एक अच्छी सेवा, एक अच्छी खिदमत आवाम की जरूरी है। उनकी सारी समस्याओं का हल भी जरूरी है, लेकिन उन्हीं समस्याओं में ये भी है कि हमारे देश में एक सद्भाव आना चाहिए, आने की सख्त जरूरत है। आपसी जो है सद्भाव, आपसी एक सुकून और आपसी विश्वास, आपसी भरोसा, ये आना बहुत जरूरी है। और किस तरह की मानसिकता को फैलाया जा रहा है इसके विषय में भी जो है भारतीय अवाम ताकत दल ने बताया हुआ है। और आज भी जो है उलूल जुलूल के सवाल आते हैं। कोई ये पूछना चाह रहा था शायद कि वो आजम खान बंद है वो यूनिवर्सिटी को लेकर के, तो आरएसएस के पास इतने स्कूल हैं। सवाल इस बात का है कि जब ये मानसिकता काम करेगी, हर बात में आप आरएसएस में घुस जाएंगे। आप इसी मानसिकता को जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में जो फैलाई गई है, हर बात को लेकर के आरएसएस बीजेपी में आप घुस जाएंगे और आपको वामदल जो है वो दुश्मन नहीं दिखेंगे, आपको जेएनपीसी वाले दुश्मन नहीं दिखेंगे, आपको टीएमसी वाले दुश्मन नहीं दिखेंगे। तो ये आपकी सोच समझ का सबसे बड़ा जो है वो खोट है। और इसी प्रकार वो हिंदू सनातन वाला जो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों तबके का कोई बंदा होगा, बस वो शुरू कर देगा कि सारी समस्याओं के जड़ में मुसलमान।
इन दोनों सोचों को, इन दोनों तरह की सोच को ध्वस्त करना होगा। आजम खान का प्रकरण यह था कि उसने जो है अपने सत्ता के ध्वंस के बल पर गरीब जो है वो भारतीय भाई बहनों का, और विशेष करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की जमीन को उसने हड़पा है। केस तो ये है। लेकिन पूछने वाले ने क्या पूछा आरएसएस को लेकर। तो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में जो मानसिकता जो काम करती है कि हर समस्या के लिए जो है वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की ओर जो उंगली करने की जो मानसिकता है, और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की ये मानसिकता कि हर समस्या के लिए जो है आरएसएस बीजेपी की ओर करते हैं। इससे जो है हमारे जो देश का जो असली जो दुश्मन है जेएनपीसी, वाम दल, टीएमसी वगैरह जो है साफ ये बच जाते हैं। इन दोनों तरह की मानसिकताओं को ध्वस्त करने की जरूरत है। इस देश का दुश्मन जेएनपीसी है, वाम दल है, टीएमसी है। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन नहीं है, हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन नहीं है। आरएसएस बीजेपी का दोष यही है कि ये गद्दारों को बचा रही है। कौन गद्दार? जेएनपीसी, और जेएनपीसी के नेताओं को बचाने वाली है। तो इस संबंध में तो यही कहा जा सकता है कि अपराधी को शह देने वाला अपराधी होता है। ये तो कानून ही कहता है। कानून कहता है भाई अपराध को शह देने वाला, वो शह देने वाला भी उसी स्तर का अपराधी होता है। इसीलिए भारतीय जनता दल कह रहा है कि जेएनपीसी जैसे, और जेएनपीसी के वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू, गद्दार इंदिरा गांधी को बचाने वाला भी बीजेपी उसी स्तर की गद्दार है। और बीजेपी ने इस देश पर डकैती नहीं डाला, मानता हूं, ये बात सही है। लेकिन बीजेपी जो है इन डकैतों को, जेएनपीसी के डकैत जिन्होंने इस देश को लूट करके विदेशी बैंकों में आज की तारीख में 1200 से लेकर 13 लाख करोड़ का काला धन जमा किया है, ऐसे डकैतों को बचाने वाली बीजेपी भी डकैत है। ये समझ जो है विकसित होनी चाहिए हमारे भारतीय भाई बहनों में। वो सीधे तौर पर बीजेपी गद्दार नहीं है, सीधे तौर पर डकैत नहीं है, लेकिन इन देश के डकैतों को बचाने के कारण, इन देश के गद्दारों को बचाने के कारण वह भी डकैत है और वह भी गद्दार है। ये न देख करके, इस रूप में न देख करके जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में जो मानसिकता, इतनी खतरनाक मानसिकता है कि देश की सारी समस्याओं के लिए वो जो है वो आरएसएस बीजेपी की ओर वो इशारा करते हैं। इसका एक नमूना आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा लंबा हो रहा है। एक पढ़े लिखे थे, यूपीएससी के थे, और मेरे अंडर में वो जो है काम कर चुके थे, और वो शुरू हो गए कि भाई ये महंगाई का जो है वो सेलिब्रेशन हो रहा है, ये हो रहा है। तो हमने कहा कि भाई और महंगाई वगैरह, महंगाई के लिए तो ये मोदी महोदय चाहते तो महंगाई वो खुद ही कम हो जाती। लेकिन उसमें वो करने के लिए जो उनका चहेता है जेएनपीसी, उसकी जो उसने इस देश को लूट करके जो काला धन जो जमा किया उसको लाते, सब्सिडी देते, तो महंगाई से राहत मिलती है अपनी जनता को। तो वो जब जेएनपीसी का नाम आया तो पीछे हट गए। हमने कहा कि ये बीजेपी बुरी है। क्यों? ये देश के डकैतों, देश के गद्दारों की रक्षा कर रही है। किस लिए रक्षा कर रही है? उसका एक बहुत बढ़िया एक मानसिकता काम करती है। लेकिन बीजेपी न तो डकैत है सीधे तौर पर, न तो सीधे तौर पर वो इस देश की गद्दार है। और लेकिन जेएनपीसी की तुलना में आप कर रहे हैं, जेएनपीसी वालों ने गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने, गद्दार ये नेहरू ने देश को बांटा।
25 से 30 लाख लोगों की जान ली। तब चूंकि इसके और एपिसोड में इसको और हम विस्तार से बताएंगे। वो शख्स जो है मेरे अंडर में जो काम कर चुका था वो इस्लाम आस्था का ही था। वो कह रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, और उसको कौन बताए इसमें क्या देश बढ़ रहा है, 25 से 30 लाख लोगों की जान जा रही है, पाकिस्तान बन रहा है। इसी तरह की मानसिकता, इसी तरह से लोग तुलना करते हैं। तो देश की सोचिए, और हमारे इस्लाम आस्था वाले भाई जरा भी न बढ़ गए। ये जो बीजेपी ने कट्टरवादी तत्वों के भेड़ियों को छोड़ रखा है कि कभी वो मंदिर ढूंढ रहे हैं ज्ञानवापी में, हमारे ताजमहल में जो है वो ढूंढ रहे हैं, शिवलिंग ढूंढ रहे हैं, इस पर जरा भी विचलित मत होइए, जरा भी मत होइए। इससे कुछ भी नहीं होगा, ये सब कुछ शांत हो जाएगा। पहले देश में एक सद्भाव स्थापित हो, एकता स्थापित हो, बहुत कुछ हो जाएगा। भारतीय एकता के प्रति जो है सजग रहिए, कटिबद्ध रहिए, प्रतिबद्ध रहिए और इसको आगे बढ़ाइए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।